हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य फार्मा कंटेंट्स पर। और मैं सत्य प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ फार्मेसी साइंसेस, आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में हाइपरलिपिडीमिया जो हमारा टॉपिक था वो हमने कवर करा था। आज को जो हमारा टॉपिक है, जो फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो आज का जो टॉपिक हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और आज हम इसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। और बगैर देरी के हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है और किस तरीके से कॉज होता है, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जिसकी वजह से कॉज हो जाता है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इट मींस हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CHF भी बोलते हैं। इज ए सीरियस कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द हार्ट कैन नॉट पंप एनफ ब्लड टू मीट द बॉडी नीड्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में सीधा सीधा ये है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट कई बार क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। जितनी हमारी बॉडी को ब्लड की नीड होती है, उस नीड के अकॉर्डिंग हमारा हार्ट ब्लड को पंप ना करे। अब पंप ना करने के बहुत सारी वजह हो सकती है और इसी वजह को हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। अब ये किस तरीके से कॉज हो सकता है, थोड़ा सा हम लोग जो हार्ट है हमारा, इसकी फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर देखो, ये हमारा ये नॉर्मल हार्ट है हमारा। इसमें कोई भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कोई भी ऐसा सिम्टम्स या कुछ भी इसमें भी कॉज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम जहां पर हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज हो चुका है, अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे इसकी फिजियोलॉजी। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, इसके हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। पहला हमारा राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होते हैं। तो 4 चैम्बर्स में होता क्या है, मेनली जो हमारा राइट आर्टियम है, इसमें हमारा जो टोटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से हमारा राइट आर्टियम के अंदर आएगा। और यहाँ पर कुछ हमारे वाल्व होते हैं, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व, डाइकस्पिड वाल्व। इन वाल्व से पास होते हुए हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, हमारा राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस ब्लड को ट्रांसफर कर देगा प्रॉपर तरीके से, हमारा कहाँ पर चला गया, लंग्स के पास चला गया। अब लंग्स में क्या होता है, लंग्स का काम क्या है, एक्सचेंज करना। इट मींस जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको एक्सचेंज करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, इट मींस जो हमारा ब्लड के अंदर जो CO2 है उसको वहां से रिमूव करेगा, उसको एक्सचेंज करेगा और उसमें ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको वहां पर रिकवर करेगा। और यहाँ पर हमारा बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से सीधा हमारा ट्रांसफर होगा कहाँ पर, सॉरी, लेफ्ट आर्ट्रियम में हमारा ब्लड आएगा। कौन सा वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर जो हमारा ब्लड यहाँ पर आ चुका है, हमारा ब्लड यहाँ पर आने के बाद वो सीधा वाल्व को पास करते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ से फिर हमारा अरोटा से होता हुआ वो सीधा पूरी बॉडी के अंदर यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये तो कुछ हमारा ये पार्ट था कि मतलब जो हमारा हार्ट है किस तरीके से ब्लड की पंपिंग यहाँ पर होती है, किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज कॉज हो जाती है। दिस इम्पेयर्ड फंक्शन कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस अंडरलाइनिंग इशू सच एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, प्रीवियस हार्ट अटैक। इट मींस अगर पेशेंट को पहले से कोई हाई बीपी प्रेशर की डिजीज है तब ये कॉज होगा, या फिर उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज है तब भी उसको ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज हो सकता है। या फिर उसको प्रीवियस जल्दी में कोई हार्ट अटैक उसको कॉज हुआ है तब भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यहाँ पर हमारा कॉज हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो मेनली ये कॉज कैसे होगा, कई बार जो यहाँ पर हमारा हार्ट हार्ट के अंदर जो हमारा ब्लड आ रहा है, तो ब्लड यहाँ पर हमारा फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्टियम से ब्लड हमारा आ गया सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का कई बार क्या होता है, जो मसल्स हैं या वेंट्रिकल्स हैं उनका डायलेट हो जाना, इट मींस उनका साइज ज्यादा बढ़ जाना। और जब ज्यादा साइज बढ़ जाएगा इसका मतलब है कि जो हमारे हार्ट की जो ये वेंट्रिकल है, ये हार्ट की जो मसल्स हैं, ये प्रॉपर तरीके से जो वर्क कर रही हैं, ये अपने वर्क को ना कर पाए प्रॉपर तरीके से, तब ये कॉज हो जाएगा। कई बार ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे हमारा नॉर्मल ब्लड है और ये हमारा यहाँ पर हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज हो चुका है, ये वो वाला हार्ट है हमारा। तो यहाँ पर देखो आप, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके साइज में उसके साइज में बहुत डिफरेंस है। इट मींस यहाँ पर जो हमारा हार्ट का साइज है वो बहुत ज्यादा डायलेट हो गया, वो बढ़ गया है। अब यहाँ पर जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा जो ब्लड है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टोरेज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अगर कॉन्ट्रैक्ट ना करे, इट मींस कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो यहाँ से हमारा ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाएगा, और रिलैक्स भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हमारा इसके अंदर जो ब्लड यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो भी फ्लो नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इसमें कोई वेरिएशन आ जाए, अभी हम आगे इसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे कितने टाइप्स का हमारा ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है और किस तरीके से कॉज होता है। तो फिलहाल यहाँ पर अभी डेफिनेशन का पार्ट था ये हमारा कंप्लीट हुआ। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। इट मींस जो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है हमारा कितने टाइप्स का होता है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। इट मींस लेफ्ट साइड में हार्ट का या तो वेंटिकल्स में कोई प्रॉब्लम कॉज हो जाए या फिर हार्ट के किसी भी पार्ट में लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से आपका लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो फेल हो जाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है, दिस कंडीशन in this condition the left ventricles of the heart are not able to pump the blood properly। यहाँ पे जो हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड हमारी हार्ट की कौन सी होती है, ये वाली लेफ्ट साइड। इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट साइड का, यहाँ पर जो वेंटिकल्स हैं वो जो लेफ्ट वेंटिकल है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, या वो रिलैक्सेशन नहीं कर रही है, या फिर कोई मसल से बहुत ज्यादा वीक हो गई है, तो प्रॉपर यहाँ पर क्या होगा, वो ब्लड की जो सप्लाई है पंप करने है उसको पंप करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कॉज हो जाएगा। दूसरा हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड की बात करेंगे हम लोग, इधर की बात करें राइट साइड हार्ट फेलियर। इट मीन्स राइट साइड की तरफ की जो हमारी राइट वेंटिकल्स है वो प्रॉपर तरीके से आप देखिए, इन दिस कंडीशन द राइट वेंटिकल ऑफ द हार्ट आर नॉट एबल टू पंप द ब्लड एफिशिएंटली। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा राइट साइड की जो वेंटिकल है वो प्रॉपर तरीके से किसी भी वजह से, या उनकी जो मसल्स है वीक हो जाए, या कोई और भी इशू आ जाए जिसकी वजह से वो प्रॉपर ब्लड को आगे पंप नहीं कर रही है, तो तब भी हमारा यहाँ पर ये राइट साइड हार्ट फेलियर कॉज हो जाएगा। थर्ड हमारा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, और फोर्थ है डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर। अभी हम सिस्टोलिक की बात करेंगे, ये हमारे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हमारा ये वाला पार्ट है। सिस्टोलिक के अंदर थोड़ा सा देखेंगे, इन दिस कंडीशन द मसल्स ऑफ द हार्ट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और इंडिकेटिंग पंपिंग प्रॉब्लम्स। इट मीन्स यहाँ पर जो हार्ट की जो मसल्स है वो क्या है, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही है। अब जब कॉन्टैक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, ब्लड की पंपिंग वहां पर नहीं हो पाएगी, तो जिसकी वजह से हमारा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इस कंडीशन में क्या होगा, द मसल्स ऑफ द हार्ट कैन नॉट रिलैक्स और स्टीफर फुली इंडिकेटिंग टू फिलिंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पर कंडीशन ये होगी, जो हमारा डायस्टोलिक फेलियर है, डायस्टोलिक फेलियर में प्रॉब्लम ये आएगी कि जो हमारी हार्ट की जो मसल्स है वो रिलैक्स ही नहीं हो पाएंगी। जब वो रिलैक्स नहीं होगी तो उनके अंदर ब्लड फिल नहीं हो पाएगा, जब ब्लड ही नहीं आएगा तो फिर आगे पंप कैसे होगा ब्लड, जिसकी वजह से हमारा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर यहाँ पर हमारा कॉज हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स थे कि हमारा जो हार्ट फेलियर है वो कितने टाइप से यहाँ पर कॉज हो सकता है। तो 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हमारा राइट हार्ट फेलियर, दूसरा लेफ्ट हार्ट फेलियर, और हमारा थर्ड है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, और फोर्थ जो कि लास्ट है हमारा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। बात करेंगे एटियोपैथोजेनोसिस की। इट मींस कॉज किसकी तरीके से ये हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है। तो पहला जो हमारा कॉजेज है वो ये है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैट बोलते हैं। इसमें बेसिकली हो क्या, द बिल्डअप द फैटी डिपोसाइट्स इन आवर आर्टरीज रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड कैन रिजल्ट हार्ट अटैक। इस कंडीशन में हो गया है कि जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी के अंदर फैट बहुत ज्यादा वहां पर डिपॉजिट हो जाए, वो वहां पर जाके स्टोरेज हो जाए, वो आर्टरी के अंदर चिपक जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, आर्टरी के अंदर ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिससे आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा हमारा कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी में होता क्या है, बेसिकली एक बीमारी डिजीज है जिसमें जो हार्ट की मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, या फिर वो बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाएंगी, या फिर वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाए, जिसकी वजह से आपका हार्ट फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। थर्ड है हमारा हाइपरटेंशन। किसी भी पेशेंट को बीपी की, मतलब उसका बीपी बहुत ज्यादा काफी टाइम से बढ़ रहा है, घट रहा है, बीपी की प्रॉब्लम्स है, तो कई बार जब हाइपरटेंशन पेशेंट को कॉज हो जाता है तो उस कंडीशन में हार्ट फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसमें आप थोड़ा देख लो, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केसेस ऑफ हार्ट फेलियर ड्यू टू स्टीफनिंग ऑफ द हार्ट
इट मीन्स हार्ट की जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका हार्ट फेल हो सकता है। फोर्थ हमारा डायबिटीज। कई बार होता है कि पेशेंट को डायबिटीज कॉज हो रहा है, इट मीन्स ब्लड के अंदर हमारा जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई बार जब शुगर का लेवल हार्ट के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम कॉज होती है, क्या, वो डैमेज कर देती है ब्लड की वेसल्स को। जब ब्लड की वेसल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी और उसके साथ साथ जब हमारा एक तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो गया, उसके साथ साथ डैमेज द नर्व कंट्रोलिंग ऑफ हार्ट, इट मींस जो नर्व का कंट्रोल है हार्ट के ऊपर वो भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये हार्ट हार्ट फेलियर के रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे आपका हार्ट फेल हो सकता है। फिफ्थ है हमारा किडनी डिजीज। फॉर एग्जाम्पल आपकी किडनी है और किडनी आपका जो ब्लड है उसको प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर रही है, और जब वो फिल्टर नहीं करेगी जो भी आपके टॉक्सिक सब्सटेंस है वो प्रॉपर हार्ट के अंदर जाएंगे, तो उसकी वजह से कई बार हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बनने लग जाता है, जिसकी वजह से हार्ट वहां पर फेल हो सकता है। सिक्स है हमारा स्मोकिंग। अगर हम बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सिगरेट्स को बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं प्रॉपर, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम कॉज ही होगी कि जो आपका ब्लड है वो बहुत ज्यादा थिकन हो जाएगा, इट मीन्स ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, अगर हम बात करें थिकन हो जाएगा, और जो उसका क्लॉट का पार्ट है, क्लॉट होने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और कभी भी किसी भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपका जो ब्लड है उसका वहां पर क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो सकती है, उसका वहां पर थक्का जम के वहां पर वो बन सकता है, जिससे आपकी आर्टरीज वहां पर ब्लॉक हो सकती है। तो ये हमारे कुछ कॉजेस थे। उसके अलावा आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा 7 पार्ट है। 7 पार्ट में अगर हम देखें तो ये हार्ट वाल्व डिजीज, इट मींस हार्ट के अंदर वाल्व होते हैं। अब जो वाल्व का काम क्या है कि जो भी ब्लड आ रहा है उसको ट्रांसफर करना दूसरे चैम्बर में, क्योंकि 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, तो एक दूसरे चैम्बर में ट्रांसफर करने का जो काम मेन होता है वो तो वो हमारा होता है वाल्व का। अब वाल्व इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड। कॉमन वॉल्व, इट मींस वॉल्व हमारे कौन कौन से, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व। When the coordination of these valve disturbed, then it lead to disease. अगर इन वॉल्व के अंदर फॉर एग्जांपल कोई वॉल्व ओपन नहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा ओपन हो गया है प्रॉपर तरीके से, तो इनके डिस्टर्ब की वजह से भी हमारे हार्ट फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए इन वॉल्व का भी कोऑर्डिनेशन बना रहना बहुत ही जरूरी है। तो एट हमारा अल्कोहल और कोकेन एब्यूज। अगर आप अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो या फिर कोकेन जो तुम्हारा नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर आता है उसको बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे अल्कोहल हैज ए वैरायटी ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हार्ट। अगर आप इनको चाहे तो आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग लंबे टाइम से यूज करते आ रहे हो, तो इनसे भी आपके हार्ट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इनसे यही नहीं कि आपका हार्ट ही फेल हो जाएगा, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे डिजीज कॉज हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक भी हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया भी कॉज हो सकता है, या फिर तुम्हारा और भी जो एंजाइना जैसी डिजीज भी कॉज हो सकती है इससे। नेक्स्ट है हमारा एक कॉमन इन्फेक्शन। कई बार ये तो कुछ हमारे पार्ट के भी इनसे भी कॉज हो जाएगा, लेकिन कई बार कॉमन इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा हार्ट फेल हो सकता है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो, और उसके अलावा कुछ हमारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हार्ट के अंदर मान लो एंटर हो जाते हैं, तो एंटर होने के बाद ये हार्ट के अंदर क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जिससे आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल वर्किंग कर रहा है, लेकिन नॉर्मल वर्किंग करते करते क्या होगा, जब इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी या बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका हार्ट फेल होने की संभावना बन जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इट मींस सिम्टम्स। ऐसे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे अगर किसी का कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर अगर कॉज हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या क्या हमारे सिम्टम्स आएंगे। तो पहला सिम्टम्स हमारा ओडिमा। इसमें क्या होगा कि जो आपके हाथ पैर उनमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, इनमें इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा, जैसे एंकल में स्वेलिंग आना, लेग्स के अंदर, या फिर आपको जो स्टमक है, एब्डोमेन, पेट, वो भी बहुत ज्यादा एकदम फूला फूला सा हो जाएगा। दूसरा हमारा मसल्स वेस्ट है, आपकी जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा मतलब टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, वो वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। रीजनिंग में क्या होगा, लॉस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत ज्यादा, आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके से
पेशेंट इस तरीके से महसूस करेगा कि उसे जैसे बिल्कुल सांस नहीं मिल पा रहा है, जैसे उसका एकदम गला घुटता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, हार्ट साउंड। हार्ट में से जैसे लब डब तो आते ही आता है, उसके साथ साथ एक और थर्ड साउंड वहां पर कुछ अलग साउंड वहां पर सुनाई देगा आपको, ये भी एक तुम्हारा सिम्टम्स है। नेक्स्ट हमारा पल्सिस अल्ट्रेशन। जो पेशेंट की पल्स है उनको कई बार ज्यादा बढ़ जाना या फिर कई बार वो बहुत ज्यादा कम हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वहां पर। उसके साथ साथ कफिंग, बहुत ज्यादा कफ कॉज होगा, खांसी बार बार होगी। उसके अलावा चेस्ट पेन, हमारा जो हमारा चेस्ट सेंटर में पेन बहुत ज्यादा कॉज होगा। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा हेपेटोमेगैली। हेपेटोमेगैली में क्या होगा कि जो आपका लीवर है, लीवर का साइज इनलार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। जो इसका लास्ट है, हमारा लास्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है पैल्पाइटेशन। इसमें आपको बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आएगा और इसमें आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, तो जिससे आपको सांस भी लेने में दिक्कत होगी और हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगी। तो हमारे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोसिस की। इट मीन जब ये डिजीज कॉज हो जाती है, तो डिजीज कॉज होने के बाद डॉक्टर या कोई फार्मासिस्ट किस तरीके से उस पेशेंट को डायग्नोस करेगा, कैसे पता लगाएगा कि इसका हार्ट जो फेल हो गया है या कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर इसको कॉज हो गया है या हार्ट में कोई और दूसरी डिजीज कॉज हो गई है। तो कुछ हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिनसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिजीज है या क्या कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो डायग्नोस के लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, तो हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। तो पहला डायग्नोस करने का जो तरीका है वो ये है कि हमें प्रॉपर जो पेशेंट की फैमिली या फिर जो मेडिकल हिस्ट्री है, इट मीन्स ये बीमारी पहले उसके किसी फैमिली को मेंबर को नहीं थी या उसके पेरेंट्स को तो नहीं है, या फिर उसने कोई ऐसा ट्रीटमेंट चलाया हो, मेडिसिन कुछ ऐसी मेडिसिन यूज करी हो जिसकी वजह से डिजीज कॉज होगी हो। तो थोड़ा सा मेडिकल हिस्ट्री का पार्ट वहां पर हम डायग्नोस करेंगे। दूसरा कि पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है। कई बार डायबिटीज का मैंने आपको बताया कि डायबिटीज की वजह से भी आपका हार्ट फेल हो सकता है। दूसरा ब्लड प्रेशर की तो कोई उसको पहले से डिजीज नहीं थी कि उसका बीपी बहुत ज्यादा पहले बढ़ रहा है या उसने पहले कुछ ट्रीटमेंट लिया हो बीपी को लेकर, यहाँ से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा ऑलरेडी हैविंग ए हार्ट प्रॉब्लम और हार्ट अटैक, या पहले कभी उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो या जैसे उसके चेस्ट में कोई पेन हुआ हो या फिर उसे कोई छोटा मोटा हार्ट अटैक आया हो, उससे भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद थायराइड इशूज। कई बार जो हमारे थायराइड हार्मोन होते हैं, थायराइड हार्मोन्स कई बार बहुत ज्यादा रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से डिजीज भी कॉज आती है। तो हमें थायराइड का लेवल भी देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा हार्मोन्स तो रिलीज नहीं हो बार बार जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो रहा है। नेक्स्ट हमारा कोलेस्ट्रॉल इशूज। कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया है जिसकी वजह से अब जो हमारी आर्टरीज है उनमें प्लेक की प्रॉब्लम आ रही है या उनके अंदर प्रॉपर तरीके से जो ब्लड का फ्लो होता है वो रुक गया है, तो कोलेस्ट्रॉल का हम टेस्ट करा लेंगे। स्मोकिंग हिस्ट्री से हम लोग पता लगा लेंगे कि पहले आपने कभी स्मोकिंग तो ज्यादा नहीं करी है, उससे पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा चेस्ट एक्सरे। अब हमारे चेस्ट एक्सरे होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ए चेस्ट एक्सरे इज यूज टू टेक फोटो ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज इनसाइड योर चेस्ट लाइक ब्लड वेसल्स, लंग्स एंड हार्ट्स। तो ये एक्सरे का पार्ट है। एक्सरे से जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनका हम प्रॉपर तरीके से इमेज ले लेंगे, उस इमेज में पता लगाएंगे किसी ऑर्गन्स में हमारा हार्ट ही है या हार्ट के कोई मसल्स या टिश्यू है, उनके अंदर कोई इंफेक्शन या वो रप्चर्ड कुछ इस तरीके से कोई प्रॉब्लम कॉज तो नहीं होगी है, तो हम लोग एक्सरे से पता लगाएंगे उसका। या फिर कोई हमारी जो वेसल्स है वो ब्लॉक तो नहीं होगी है, वो भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टीटीई, इट मीन्स ट्रांसथोरिक इकोकार्डियोग्राफी। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड का पार्ट है। जो हार्ट है, हार्ट का हम लोग यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। उस अल्ट्रासाउंड से हम लोग हार्ट का शेप साइज उसका हम लोग पता लगा लेंगे, या फिर जो हार्ट की जो चैम्बर है उन चैम्बर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो प्रॉपर अपना वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो आपके वॉल्व्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को हम लोग यहाँ से पता लगा लेंगे। हाँ, नेक्स्ट है हमारा ए बी एन पी, इट मीन्स बी टाइप नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट। ये एक हमारा टेस्ट है। इस टेस्ट से हम लोग किस चीज का पता लगाएंगे, हार्मोन्स का। इट मीन्स कोई हार्मोन्स का लेवल तो इंक्रीज नहीं हो गया है जिसकी वजह से हमें हार्ट फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें इस टेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे, उस ब्लड के सैंपल से इस टेस्ट को कराएंगे जिससे हमें हार्मोन्स का लेवल का पता लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एम आर आई। ये बहुत ही कॉस्टली होता है वैसे तो एम आर आई। तो एमआरआई टेस्ट से क्या होता है, हमारा जो वेंट्रिकल्स के वॉल्यूम है, चाहे वो राइट वेंट्रिकल है या लेफ्ट वेंट्रिकल है या फिर एरोटिक वॉल्व है, उसका हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट से उसका एवेलुएट कर लेंगे उसको कि उसके वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो
ब्लड आ रहा है प्रॉपर तरीके से, जिस वॉल्यूम के साथ आ रहा है, जितना वॉल्यूम आता है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस तरीके से हम लोग यहाँ पर एमआरआई करा लेंगे। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, एमआरआई बहुत ही कॉस्टली होती है। नेक्स्ट है हमारा सीटी, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी बहुत ही यूजफुल है इसको डायग्नोस करने के लिए। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, ठीक है, स्कैन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कार्डियक स्कैन है, गिव एन एक्यूरेट इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग इवन द कोरोनरी आर्टरीज। तो हम सीटी स्कैन से पता ये लगाएंगे कि हार्ट का जो फंक्शन है या उसकी स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं आया, जो उसके फंक्शन है उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं आया। तो इस तरह से हमें हार्ट का फंक्शन और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका हमें प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी एक सिंपल सा प्रोसेस है, पेनलेस प्रोसेस है। इस टेस्ट से हम लोग हार्ट की जो एक्टिविटी है उसका हमें यहाँ से पता लग जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये ईसीजी है। ईसीजी को मतलब पेशेंट की ईसीजी करते हुए एक डायग्राम है यहाँ पर। तो किस तरीके से यहाँ पर कुछ पैचेस लगे हुए हैं, कुछ चेस्ट पर पैचेस लगते हैं, कुछ हमारा जो फुट है वहां पर भी पैचेस लगते हैं। और ये हमारा पूरा सिस्टम ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और जब पूरी रिपोर्ट बन के आती है तो इस तरीके से हमारा ये ईसीजी ऐसा कुछ रीडिंग्स आती है। तो इससे जो हमारे हार्ट की जो एक्टिविटीज है उसका पता लग जाएगा। ये आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए बहुत बड़ी मशीन होती है जहाँ पर सीटी स्कैन और एमआरआई होता है तुम्हारा, ठीक है। ये हमारा एक्सरे हो गया। अगर चेस्ट का एक्सरे कराते तो किस तरीके से इमेज आएगा हमारा। ये ब्लड के कुछ सैंपल हैं जिससे हम लोग ब्लड के अंदर कोई ऐसा या तो कोई कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो नहीं बढ़ा है, या फिर शुगर का लेवल तो इंक्रीज नहीं हुआ है, या फिर उसके अलावा कोई और जैसे ब्लड यूरिया या फिर कोई साल्ट या शुगर या क्रिएटिनिन इनके लेवल तो नहीं बढ़ गए। इससे हम लोग यहाँ से इसका पता लगा सकते हैं इस डिजीज का। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इट मींस हम जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिनसे हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्लास ड्रग है वो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें तो हमारे इसके अंदर जो ड्रग्स के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से, हमारा फिनाइल एल्कलामाइन, बेंजोथायाजिपिन, डाईहाइड्रोपायराडीन्स, ये हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स हैं जो सिर्फ ओनली कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करेंगे। दूसरा हमारा वैसोडाइलेटर्स है। वैसोडाइलेटर्स का जो मेन काम है वो रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को। अगर किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हाई हो गया है, तो वैसोडाइलेटर्स जो ड्रग्स होती हैं वो बीपी को कंट्रोल करने के लिए यूजफुल होती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मोनोक्सिडिल हो गया, फिनोल डोपाम हो गया, और उसके अलावा डायजॉक्साइड। ये हमारे सारे के सारे वैसोडाइलेटिक ड्रग्स हैं। थर्ड हमारा डायरेटिक्स। डायरेटिक्स आप लोग सब जानते ही हो, जब भी हमारा ब्लड के अंदर कोई भी फ्लूइड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए या कोई साल्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो हम लोग वहां पर डायरेटिक्स ड्रग देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का जो एक्सक्रीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ब्लड के अंदर जो भी साल्ट है या फ्लूइड है वो सब हमारा यूरिन के थ्रू सब एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसमें हम लोग फ्यूरासिमाइड दे सकते हैं, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड दे सकते हैं, और इंडापेमाइड। ये हमारे सबके सब ड्रग्स कौन से, डायरेटिक्स। फोर्थ हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर्स पहले भी आपने पढ़ा है। तो एसी इनहिबिटर्स का जो मेन काम क्या है, रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बाय ब्लॉकिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन। तो ये क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन है रेस्पॉन्सिबल है बीपी को इंक्रीज करने के लिए, तो हमें एंजियोटेंसिन को क्या करना है, इनहिबिट करना है। इट मींस इसको बनने से हमें क्या करना है, रोकना है। तो इसको बनने से रोकने के लिए हमारे पास कौन कौन से ड्रग है, लॉसार्टेन है हमारे पास, टेलमिसार्टेन है। ये कुछ ड्रग्स हैं जिनसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये लॉसार्टेन हो गया, टेलमिसार्टेन हो गया, वेलसार्टेन हो गया। तो इनसे हम लोग जो हमारा एंजियोटेंसिन है इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके फॉर्मेशन को बनने से हमें क्या करना है, रोकना है, एंजियोटेंसिन। नेक्स्ट हमारा अल्फा बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। तो ये जो ड्रग है ये अल्फा बीटा एडिनर्जिक जो ब्लॉकर है उसको ब्लॉक करने का काम करेंगे। ड्रग कौन कौन सी है, पैराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है, फेनॉक्सीबेंजामाइन। ये ड्रग्स सिर्फ ओनली अल्फा बीटा एडिनर्जिक को ब्लॉक करने का काम करेंगे। दूसरा हमारा बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। जो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर है उसका काम क्या है, वो रिड्यूस करता है डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स। इट मींस कई बार जब इन्फेक्शन कोज हो जाए तो हमारी हार्ट की जो मसल्स है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो उनको डेथ होने से रोकने का काम करेगा। और इसके अंदर जो ड्रग्स हमारे कौन कौन से, एटिनोल है, मिटोप्रोलोल है और टिमोलोल है। ये हमारे कुछ
ड्रग्स हैं जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं। अभी हमने बात की थी कि हम मेडिसिन लेकर किस किस तरीके से जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि विदाउट मेडिकेशन हम लोग किस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है विदाउट मेडिकेशन हम लोग इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला पार्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारा प्रॉपर रूटीन ऑफ द रेगुलर एक्टिविटीज। इट मीन्स डेली की जो आपकी एक्टिविटीज है, जैसे वेकअप, जल्दी उठना, या प्रॉपर तरीके से आपकी नींद है, प्रॉपर 7-8 घंटे आपको सोना है प्रॉपर तरीके से। तो ये एक्टिविटीज आपको प्रॉपर जो आपके रूटीन में है उनको डेली करना है, जो भी आपका काम है प्रॉपर उसको करना ही करना है। दूसरा हमारा फॉलो रेगुलर एक्सरसाइज वर्कआउट प्रिवेंट्स द फैट डिपोजिशन एंड रिमूव द एक्सेसिव फैट। अगर आप प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आप अपना वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट मीन्स बोल सकते हैं जैसे जिम में जाना, रनिंग करना, या उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो इनसे क्या होगा, आपका जो फैट है इट मीन्स आप खाते जा रहे हो और फैट का भी प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। जब फैट ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उस कंडीशन में आपका फैट क्या होगा, वो डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा फैट है आपका ये धीरे धीरे क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा, वो बनना भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, रिमूव ऑफ द एक्सेसिव फैट। तो ये फैट के बढ़ने से वजह से भी कई बार हमारा हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट की जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है, प्लेग कहीं पर भी हमारे को जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फॉलो द योगा मेडिटेशन। अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो आप डेली योगा करो, मेडिटेशन करो आप। ठीक है, इससे आपका मेंटेन रहेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपका एकदम मेंटेन रहेगा, इक्वल रहेगा। ना तो आपका CO2 बढ़ेगा ना आपका ऑक्सीजन बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका मेक द प्रॉपर डाइट चार्ट आफ्टर कंसल्टिंग द स्पेशलिस्ट एंड फॉलो दैम। इट मीन्स यहाँ पर किसी भी डॉक्टर से मिलकर आप प्रॉपर अपना एक डाइट चार्ट प्लान तैयार करा सकते हो। तो उसमें आपके हेल्थी डाइट, जैसे आपका ग्रीन वेजिटेबल्स है, आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करना है। नेचुरल फ्रूट्स हो गया आपके, जैसे एप्पल हुआ, उसके अलावा और भी फ्रूट्स हैं, या फिर तुम्हारा लेमन वगैरह आप इसका भी जूस ले सकते हो। तो ऐसे आपको नेचुरल जूस लेने हैं। उसके साथ साथ ये क्या करेंगे, आपको लेस फैटी सब्सटेंस, उसके साथ साथ आपको ऐसे सब्सटेंस का यूज करना है जिनके अंदर फैट कम हो, और अवॉइड करना है स्ट्रीट फूड आइटम्स को। और स्ट्रीट फूड आइटम्स ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो मतलब फैट को भी इंक्रीज करने में करते हैं। जैसे जंक फूड हो गया आपके बहुत सारे, जैसे तुम्हारा चिली पोटैटो हुआ, बर्गर, या फिर तुम्हारी मैगी वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सारी की सारी है फैट को बहुत ज्यादा बढ़ाने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा अवॉइड द पोल्यूटेड एरिया एंड स्पेंड द टाइम वेयर फ्रेश एयर ब्लोन। आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगह अपना टाइम को स्पेंड करना है जहाँ का एरिया एकदम क्लीन हो, वहां पर पॉल्यूशन तो बिल्कुल ना हो, फ्रेश एयर हो, प्लांटेशन बहुत ज्यादा हो। तो ऐसी जगह आप रहकर इस बीमारी से आप लोग यहाँ पर बच सकते हो। Yeah.